जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च बायोलॉजी के पेपर में आने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है जैव विविधता पर टिप्पणी लिखो। लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपता ही छपता है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर टिप्पणी लिखो। तो कैसे आप लिखेंगे इस टॉपिक पर टिप्पणी? दोस्तों कुछ और प्रश्न लाए। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर कराए हैं। अगर आप उन 3 वीडियोस को अच्छे से देख लोगे तो आपका पूरा पेपर 70 में लगभग 65 नंबर आप लपेट दोगे, कवर कर दोगे। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, शॉर्ट नोट्स, टिप्पणियां, सभी कुछ मैंने समझाई हैं। इसी क्रम में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हो, अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताना। तो प्रश्न आएगा जैव विविधता किसे कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता पर टिप्पणी लिखो। तो आप लिखेंगे कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता को दर्शाती है। जैव विविधता क्या दर्शाती है? कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता को दर्शाती है। यह विविधता जीवों की प्रजातियों, उनके आवास और उनके बीच संबंधों में पाई जाती है। जैव विविधता का महत्व निम्नलिखित है। फिर आप जैव विविधता का महत्व डालेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर आप हेडिंग याद कर लो, आपका काम बन जाएगा पारिस्थितिकी संतुलन। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है जैव विविधता की पारिस्थितिक संतुलन। तो जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, यह जीवों के संबंधों को नियंत्रित करती है। ऐसे करके आप लिखना, ठीक है। और यह क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग हर साल आता ही आता है। इसके बाद आप लिखेंगे कि और जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम को स्थिर भी रखने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, अगला हेडिंग आपको याद रखना है जैव विविधता के महत्व में कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। दोस्तों अगर आप ये हेडिंग याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। बस हेडिंग को आप थोड़ा सा बढ़ाकर 2 से 2.5 लाइन में आप हर हेडिंग को बढ़ाकर लिख सकते हैं। भोजन और पानी की सुरक्षा। जैव विविधता भोजन और पानी की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। यह फसलों, पशुओं की विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। चिकित्सा और शोध। जैव विविधता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक चिकित्सा और शोध में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नई दवाइयां और नए उपचारों की खोज हो सकेगी जितनी अधिक जैव विविधता होगी। सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व। तो जैव विविधता का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी होता है। जैव विविधता सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी रखती है। यह पर्यटन और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ होता है। तो यह क्वेश्चन आपका जो है जैव विविधता और इसकी महत्व, इतना अच्छा, इतना शॉर्ट और सिंपल नोट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। विद आंसर यहां पर आप सारे क्वेश्चन जो 3 मार्च को आपको मोस्ट प्रोबेबल आपके पेपर में छपे हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप जैव विविधता लिखेंगे, बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद इसका महत्व इन हेडिंग्स के अंतर्गत याद रखेंगे। पहला महत्व पारिस्थितिक संतुलन, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, इसके बाद भोजन और पानी की सुरक्षा, भोजन और पानी की सुरक्षा, इसके बाद चिकित्सा और शोध, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व। तो ये सभी इंपॉर्टेंस है। अब चलते हैं अगला प्रश्न जो लगभग हर साल पूछ लिया जाता है कि IUCN और WWF का पूरा नाम लिखिए। IUCN और WWF का पूरा नाम लिखिए। तो IUCN और WWF दोनों ही प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित संगठन है। आप इसका उत्तर ऐसे लिखना कि IUCN और WWF दोनों ही प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित संगठन है। उनके पूरे नाम निम्नलिखित हैं। पहला क्या है नाम, यहां पर आप लिखेंगे IUCN, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। और WWF का फुल फॉर्म होगा, WWF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यहां पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष। तो इनके फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाते हैं लगभग हर साल बायोलॉजी क्लास 12 स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 3 मार्च को होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो जैव संरक्षण वाले टॉपिक से पूछ लिया जाता है कि भाई इन सिटू यानी स्वस्थानीय और एक्स सिटू यानी परस्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं। इन सिटू और एक्स सिटू स्वस्थानीय और परस्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं। आप इस तरह से लिखेंगे कि जैव संरक्षण के 2 मुख्य तरीके हैं, इन सिटू और एक्स सिटू।
इन दोनों तरीकों का उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षित करना है, लेकिन अलग अलग तरीकों से ये काम करते हैं। ठीक है, दोनों ही का टारगेट क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना, और ये दोनों ही अलग अलग तरह से जैव विविधता के संरक्षण में इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे इन सिटू, या फिर हिंदी में स्वस्थानीय संरक्षण भी इसको कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण भी इसको कहेंगे। आप लिखेंगे कि इन सिटू जैव संरक्षण का अर्थ है स्थान पर संरक्षण। यह तरीका जैव विविधता को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने पर केंद्रित है। मतलब किसी जीव, किसी पौधे की जाति को हमें संरक्षित करना है तो उसको उसी के प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर दिया जाता है। इन सिटू के उदाहरण क्या है भाई? राष्ट्रीय उद्यान, कहीं पर शेर विलुप्त होने की कगार पर टाइगर, तो उन्हीं के प्राकृतिक आवास के आसपास क्या राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, या वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई। संरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व एरिया और जैव मंडल, बायोस्फीयर्स बना दिए। प्राकृतिक आवासों का पुनरुद्धार करेंगे, ये भी इन सिटू के अंतर्गत आता है। इन सिटू संरक्षण के फायदे क्या हैं भाई? इन सिटू संरक्षण के फायदे हैं जैव विविधता को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जा सकता है, स्थानीय समुदायों को जैव विविधता के संरक्षण में शामिल किया जा सकता है, प्राकृतिक आवासों का पुनरुद्धार किया जा सकता है। तो ये हो गए इन सिटू के फायदे। अब चलते हैं परास्थानीय संरक्षण यानी एक्स सिटू संरक्षण की तरफ। तो एक्स सिटू संरक्षण आप कैसे लिखेंगे कि एक्स सिटू संरक्षण जैव संरक्षण का अर्थ है स्थान से बाहर, यानी जैव विविधता को संरक्षित करने का वो तरीका जिसमें किसी जीव या पौधे को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक्स सिटू संरक्षण के उदाहरण क्या है भाई? चिड़ियाघर में हम जीवों को संरक्षित करते हैं, लेकिन उनको प्राकृतिक आवास से वहां से ले आते हैं और फिर चिड़ियाघर में संरक्षित करते हैं। जैव विविधता के संग्रहालय, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, कृत्रिम आवासों में जैव विविधता का पुनरुद्धार, एक्वेरियम होता है मछली पालन का, वो भी क्या है कि एक बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी एक्स सिटू संरक्षण का उदाहरण है। एक्स सिटू संरक्षण का उदाहरण है। एक्स सिटू संरक्षण के फायदे क्या हैं? तो एक्स सिटू यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण के फायदे हैं कि जैव विविधता को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद अगला है कि जैव विविधता के संग्रहालय और जीन बैंक में जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। कृत्रिम आवासों में जैव विविधता का पुनरुद्धार किया जा सकता है। तो ये आप एक्स सिटू के फायदे लिख सकते हैं। अगर फायदे आपको ना भी याद रहे तो एक्स सिटू की परिभाषा यानी उनको प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना और उनके एग्जाम्पल आप 2-3 जरूर याद कर लेंगे। इसी तरह से इन सिटू के जो बताए थे उसकी परिभाषा ये रही, इन सिटू जैव संरक्षण की परिभाषा और उसके उदाहरण आप तैयार करेंगे, आपका काम बन जाएगा। इतना ही केवल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, तप्त स्थल हॉटस्पॉट पर टिप्पणी कीजिए। तप्त स्थल या हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये क्षेत्र विश्व के उन क्षेत्रों में स्थित होते हैं जहां जैव विविधता की दर सबसे अधिक होती है। तप्त स्थल की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे कि तप्त स्थल या हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये विश्व के उन क्षेत्रों में स्थित होते हैं जहां जैव विविधता की दर सर्वाधिक होती है और वहां पर वो जीव लुप्ति की कगार पर या इंडेंजर्ड कैटेगरी में होती है। भाई अब जैव स्थल यानी तप्त स्थल हॉटस्पॉट की विशेषताएं आप लिखेंगे। उच्च जैव विविधता होती है हॉटस्पॉट में, यानी कि विभिन्न प्रकार की जीव जातियां, पौधों की जातियां वहां पर पाई जाती हैं। तो तप्त स्थल पर जैव विविधता की दर सबसे अधिक होती है। विलुप्त होने वाली प्रजातियां, तप्त स्थल में विलुप्त होने वाली प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, जैसा कि अभी बताया। प्राकृतिक आवासों की विविधता, तप्त स्थलों में प्राकृतिक आवासों की विविधता भी होती है, यानी अलग अलग प्रकार के आवास होते हैं। इसके बाद मानव गतिविधियों का प्रभाव, तप्त स्थलों पर मानव गतिविधियों का प्रभाव अधिक होता है, जैसे कि वनस्पति विनाश, शिकार और जलवायु परिवर्तन। बस आपको इतना लिखना है। तप्त स्थलों के उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मध्य अमेरिका का वर्षावन, ठीक है, भारत के पश्चिमी घाट, हिमालय के हिमालयी क्षेत्र आप लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है। इसके अलावा कांगो बेसिन, ये क्या है, ये है हमारे तप्त स्थल हॉटस्पॉट के उदाहरण। आप याद कर लो, पश्चिमी घाट भारत की पश्चिमी घाट है और हिमालय क्षेत्र है, ये सब क्या है, ये सब हमारे
तप्त स्थल या हॉटस्पॉट हैं जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। कैसे लिखोगे तप्त स्थल हॉटस्पॉट पर टिप्पणी कि तप्त स्थल हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये विश्व के उन क्षेत्रों में स्थित होते हैं जहां पर जैव विविधता की दर सबसे अधिक होती है। विशेषताएं हेडिंग डाल देंगे और तप्त स्थल की क्या क्या विशेषताएं कि यहाँ पर उच्च जैव विविधता होती है। इसके बाद दूसरी विशेषता विलुप्त होने वाली प्रजातियां यहाँ पर अधिक होती हैं। प्राकृतिक आवासों की विविधता होती है। मानव गतिविधियों का प्रभाव भी होता है। ये 4 विशेषताएं आप लिखेंगे। और भारत के पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र, ये सभी क्या है, ये सभी तप्त स्थल और हॉटस्पॉट के उदाहरण। मध्य अमेरिका के वर्षावन भी एक अंतरराष्ट्रीय हॉटस्पॉट तप्त स्थल के उदाहरण है जो अपनी उच्च जैव विविधता और विलुप्त होने वाली प्रजातियों के लिए जाने जाते हैं। तो इन शॉर्ट जो तप्त स्थल या हॉटस्पॉट होते हैं ये उच्च जैव विविधता और विलुप्त होने वाली प्रजातियों के कारण ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी लगभग हर साल आता है कि संकटाग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। तो संकटाग्रस्त प्राणी वे जीव होते हैं जो विलुप्त होने के खतरे में होते हैं। ये जीव अपने प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित नहीं होते हैं और जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही होती है। उन्हीं को क्या कहते हैं, संकटाग्रस्त जातियां यानी इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, संकटाग्रस्त प्राणी कहते हैं। अब संकटाग्रस्त प्राणियों के भाई क्या कारण है कि वनस्पति विनाश, यहां पर आप लिखेंगे कि वनस्पति विनाश के कारण जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद शिकार, जीवों के अत्यधिक शिकार के कारण जीवों की संख्या कम हो जाती है। जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है जिसके कारण जीवों की संख्या में कमी आती है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, ऐसे लिखना। मानव गतिविधियों के कारण भी जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं। संकटाग्रस्त प्राणियों के उदाहरण क्या है भाई, उदाहरण लिखेंगे आप। संकटाग्रस्त प्राणियों के निम्नलिखित उदाहरण है। बाघ, हाथी। बाघ क्या है, एक संकटाग्रस्त प्राणी है यानी कि विलुप्त होने की कगार पे, अगर लापरवाही बरती गई तो इसकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, जो अपने प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित नहीं है। हाथी भी क्या है, एक संकटाग्रस्त प्राणी है जो अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित नहीं है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि संकटाग्रस्त प्रजाति प्राणी क्या होती हैं। तो संकटाग्रस्त जीव या संकटाग्रस्त प्राणी वे जीव होते हैं जो विलुप्त होने के खतरे में होते हैं और ये जीव अपने प्राकृतिक आवासों में भी सुरक्षित नहीं होते और उनकी संख्या लगातार कम हो रही होती है। संकटाग्रस्त प्राणियों के कारण क्या क्या है, वनस्पति का विनाश कारण है, शिकार कारण है, हेडिंग याद कर लेंगे, फिर एक एक लाइन 1.5 2 लाइन बढ़ाकर लिख देंगे। मानवीय गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन, ये 4 कारण याद रखेंगे। उदाहरण बाघ हो गया और हाथी हो गया। उदाहरण बाघ हो गया, हाथी हो गया। इसके बाद काला हिरण भी एक संकटाग्रस्त जाति है और गैंडा भी एक संकटाग्रस्त जाति है जो कि अपने प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित नहीं है। संरक्षण के उपाय क्या हैं, अब यह भी पूछा जा सकता है कि संकटाग्रस्त प्राणियों के संरक्षण के उपाय, हेडिंग डाल देना। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जा सकती है, ठीक है, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना आवश्यक है ताकि संकटाग्रस्त प्राणियों को सुरक्षित आवास प्रदान किया जा सके। वनस्पति के विनाश को रोकना, ये दूसरा कारण है, दूसरा उपाय है। वनस्पति विनाश को रोकना आवश्यक है ताकि संकटाग्रस्त प्राणियों के प्राकृतिक आवास नष्ट ना हो। और शिकार को रोकना ताकि संकटाग्रस्त प्राणियों की संख्या कम ना हो। जलवायु परिवर्तन को कम करना, यह भी एक उपाय है जो कि संकटाग्रस्त प्राणियों के संरक्षण में उपयोग किया जा सकता है। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, शिकार को रोकना, वनस्पति विनाश को रोकना यानी उनके प्राकृतिक आवासों को, और जलवायु परिवर्तन को कम करना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल ये प्रश्न आता है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है कि रेड डाटा बुक एक प्रकाशन है जो विश्व में विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची प्रदान करता है। भाई रेड डाटा बुक एक बुक है जो लगभग हर साल क्या करता है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची प्रदान करता है, या वे प्राणी जो संकटाग्रस्त हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर है, उनकी सूची को व्यक्त करता है। ठीक है, यह प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अभी फुल फॉर्म भी बताया था, द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो रेड डाटा बुक एक ऐसा पुस्तक है या एक ऐसी बुक है जो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची प्रदान करता है। इसका प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उद्देश्य क्या है, रेड डाटा बुक के उद्देश्य विलुप्त होने वाली प्रजातियों की पहचान करना,
प्रजातियों की स्थिति का मूल्यांकन करना कि भाई कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही है और कौन सी प्रजाति सुरक्षित है। इसके बाद संरक्षण को बढ़ावा देना, प्रकृति और किसी प्रजाति के संरक्षण को बढ़ावा देना रेड डाटा बुक के प्रयासों में आता है। रेड डाटा बुक की श्रेणियां, तो रेड डाटा बुक में निम्न श्रेणियां होती हैं। एक तो होती हैं विलुप्त, वे प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं उनको विलुप्त श्रेणी में रखते हैं। विलुप्त होने की संभावनाएं यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियां जो विलुप्त होने की जिनकी प्रबल संभावना है। फिर संकटाग्रस्त जातियां, जो जातियां संकट में हैं, ठीक है, जिनकी संख्या लगातार कम हो रही। विलुप्त होने के लिए असुरक्षित, वल्नरेबल, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के लिए असुरक्षित है। निकट सुरक्षित यानी कि नियर थ्रेटेंड प्रजातियां जो निकट सुरक्षित हैं। सुरक्षित, लेस कंसर्न, जो सुरक्षित है। अनिश्चित, जो प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। और नॉट एवेल्यूटेड, जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया। दोस्तों जो विलुप्त हो चुकी हैं उनको लाल पन्ने पर, जिनके विलुप्त होने की संभावना है उनको क्रिटिकली पीले पेज पर, और जो सुरक्षित हैं उनको हरे पेज पर शो किया जाता है। ये एक आप कलर वाला देख लेना। तो ये श्रेणियां, इस तरह से आप ये क्वेश्चन लिखोगे। सबसे पहले रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक एक पुस्तक है, एक प्रकाशन है जो विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूची प्रदान करता है। इसका प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य आपने पढ़े कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की पहचान करना, प्रजातियों की स्थिति का मूल्यांकन और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, श्रेणियां। फिर जो रेड डाटा बुक की श्रेणियां होती हैं, इसमें विलुप्त जातियां, विलुप्त होने की संभावना, इसके बाद जो संकटाग्रस्त हैं और विलुप्त होने के लिए असुरक्षित, निकट सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित, अनिश्चित और जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया। ये आप 2-3 लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य में 4 अंतर लिखो। राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य में, तो राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, हालांकि इनमें कुछ अंतर है। भाई राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे जीव, पौधों की प्रजातियों, इनके संरक्षण के लिए बनाए गए, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? सबसे पहले उद्देश्य में अंतर देखेंगे। राष्ट्रीय पार्क का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का संरक्षण करना है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों और उनके आवासों को संरक्षित करना है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क का उद्देश्य क्या है भाई? प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ावा देना और जैव विविधता को संरक्षित करना, और जीव अभ्यारण्य उनके आवासों को संरक्षित करना। ये इनके उद्देश्य में डिफरेंस है। फिर प्रबंधन की बात की जाए तो प्रबंधन क्या है कि राष्ट्रीय पार्कों का प्रबंधन अधिक कठोर होता है, जिसमें मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रबंधन में है राष्ट्रीय पार्क में भाई प्रबंधन में मानवीय गतिविधियों को उस क्षेत्र में रोक दिया जाता है। और बात करते हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रबंधन कम कठोर होता है, वहां पर मानव गतिविधियां सीमित स्तर तक वहां पर होती रहती हैं। जो मानव की गतिविधियां, चाहे वो कोई दुकान हो, कोई कारखाना हो, कोई किसी भी उद्देश्य से मानव गतिविधियां वहां पर हो रही हो, तो सीमित स्तर तक वहां पर अलाउ होता है, जबकि राष्ट्रीय पार्क के आसपास अलाउ नहीं होता। क्षेत्रफल की बात की जाए तो राष्ट्रीय पार्क आमतौर पर बड़े क्षेत्रफल में फैले होते हैं, जबकि जीव अभ्यारण्य छोटे क्षेत्रफल में फैले होते हैं। यानी कि भाई राष्ट्रीय पार्क में ज्यादा जमीन लगती है और वन्य जीव अभ्यारण्य में कम जमीन की आवश्यकता होती है। संरक्षण स्तर, राष्ट्रीय पार्कों में संरक्षण स्तर अधिक होता है, जिसमें जीव और प्राकृतिक संसाधनों को अधिक सुरक्षा दी जाती है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्यों में संरक्षण का स्तर कम होता है। तो इन 4 कैटेगरी के अंतर्गत आप दोनों में अंतर याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पार्क का उद्देश्य प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता की संरक्षा करना, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या है? उनके आवासों को संरक्षित करना। अगला है प्रबंधन। राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन कठोर होता है, वहां पर मानवीय गतिविधियां अलाउ नहीं होती, उन पर प्रतिबंध होता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्यों में प्रबंधन कम कठोर होता है, वहां पर मानवीय गतिविधियां सीमित स्तर तक होती रहती हैं। क्षेत्रफल राष्ट्रीय पार्क का बड़ा होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य छोटे क्षेत्रफल में होते हैं। और संरक्षण स्तर राष्ट्रीय पार्कों का अधिक होता है, जबकि वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों को अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्यों में कम स्तर की सुरक्षा होती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है, जैव उर्वरक क्या है? इनके 3 महत्व बताइए। कृषि में 3 महत्व।
तो आप इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखना कि जैव उर्वरक क्या है भाई। जैव उर्वरक वे पदार्थ हैं जो जीवों के अवशेषों से बनाए जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ हैं जो जीवों के अवशेषों से बनाए जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये उर्वरक प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अब कृषि में अनुकूलता, सबसे पहले आपने यहां पर परिभाषा लिख दी, हेडिंग डालना जैव उर्वरक, और यहां पर आप इतना लिख देंगे कि जैव उर्वरक जीवों के अवशेषों से बनाए जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये उर्वरक प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं। उर्वरकों का महत्व भाई, अब उर्वरकों का जैसे गोबर गैस है, ठीक है, जो गोबर से खाद बनी होती है वो भी जैव उर्वरक है। जो हरी खाद होती है सड़े पेड़ पौधों से बनती है वो भी जैव उर्वरक है। जो केचुए की खाद होती है वो भी जैव उर्वरक है। जो कंपोस्ट खाद होती है वो भी जैव उर्वरक है। ये सभी जितने भी बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स हैं ये सभी जैव उर्वरक हैं। कृषि में महत्व आप 3 हेडिंग याद रख लो। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, ठीक है। जैव उर्वरक क्या करते हैं कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये उर्वरक मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों को जोड़ते हैं और मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। दूसरा है फसलों का उत्पादन बढ़ाना। दूसरी हेडिंग याद रखेंगे, जैव उर्वरक फसलों के उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं। ये उर्वरक फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और उनकी वृद्धि में विकास करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, तीसरी हेडिंग आप याद रखोगे पर्यावरण संरक्षण, ये डालना। जैव उर्वरक पर्यावरण संरक्षण में मदद करते हैं भाई। जो कूड़ा करकट कचरा जैव जो कचरा होता है उससे खाद बना सकते हैं। तो ये उर्वरक प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं और रासायनिक उर्वरकों की तुलना में इनका प्रदूषण स्तर भी कम होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल करोगे। 3 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा। जैव उर्वरक की परिभाषा और इनका महत्व 3 हेडिंग में लिखना। सबसे पहले मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और पर्यावरण का संरक्षण करना। ये क्वेश्चन जरूर आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायोगैस, बायोगैस का एक सिंपल सा डायग्राम आप तैयार कर लेना। और बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में इनके उपयोग। बायोगैस आप हेडिंग डालोगे। बायोगैस एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जो जैविक पदार्थों के अपघटन से बनता है। बायोगैस क्या है, एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो जैविक पदार्थों के अपघटन से बनता है। यह एक स्वच्छ और अच्छा ऊर्जा का स्रोत है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। बायोगैस के उपयोग क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग हैं। ऊर्जा उत्पादन, बायोगैस का उपयोग खाना पकाने, पानी गर्म करने और बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है। और दूसरा है कृषि में उपयोग। बायोगैस का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। बायोगैस संयंत्रों से निकलने वाली स्लरी एक अच्छा उर्वरक होती है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरह से बायोगैस की आप परिभाषा लिखेंगे और फिर आप उनके 2 उपयोग लिख देंगे, ऊर्जा उत्पादन और कृषि में उपयोग। भैया क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के पढ़ो कि क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं और उनका हम एटलीस्ट कैसे उत्तर दे पाएंगे, कम से कम शब्दों में सटीक उत्तर कैसे देंगे। एक ही क्वेश्चन को बार बार रटना छोड़ दो, ठीक है। सारे जैसे बायोगैस पढ़ा, फिर आपने जैव विविधता के कुछ क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने मानव जनन पे चले गए, फिर सूक्ष्म जीव और रोग वाले चैप्टर पे चले गए, फिर पुष्पी पर। सभी के क्वेश्चन छोटे, 3 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, 1 मार्क वाले, 5 मार्क वाले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाओ। इससे पहले 3 वीडियो बड़े बड़े वहां पर आपको मिलेंगे चैनल पर, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उनको जाकर देख लो। इसका पीडीएफ पूरे का मैं टेलीग्राम पर देने वाला हूं, जल्दी से इस पर 200 लाइक पूरे करा दो। टेलीग्राम पर पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा विद आंसर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, 3 मार्च का पेपर भैया गर्दा गर्दा उड़ा के आना। ऑल द बेस्ट।